हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। तो देखिए ये पॉइंट भी लिंग्विस्टिक स्टेट से ही थोड़ा रिलेटेड है, तो आप इंटरलिंक करते रहना। तो देखिए जब हमारा इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को मिला 1947 में, इट वाज द सेकेंड मेजर टेस्ट। लैंग्वेज पॉलिसी एक सेकेंड मेजर टेस्ट थी। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब आप ऐसे समझिए कि किस लैंग्वेज को किस कंट्री किस स्टेट में कैसे लगाना है, और किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना है। तो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो लैंग्वेज हैज़ द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन आर कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज हमारे कंट्री में नहीं कहा जाता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। इसका रीज़न ऐसा है कि अगर एक लैंग्वेज को वो स्टेटस मिल गया तो बाकी लैंग्वेज जो है वो एलियनेटेड फील करने लगेंगे। बाकी लैंग्वेज मतलब उनके स्पीकर्स। समझिए अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया तो तमिल स्पीकिंग झगड़ा करेंगे कि हिंदी को ही क्यों बनाया गया। ऐसे ऑफेंड ना हो, बस मैं एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। बट हिंदी इज रिकॉग्नाइज्ड एज आर ऑफिशियल लैंग्वेज। बट हिंदी जो है उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और इसका रीज़न समझना ज़रूरी है कि हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाए। तो आप अगर पहली थॉट सोचोगे तो बोलोगे कि इट वॉज मेजरली स्पोकन बाय द पीपल इन आवर कंट्री। बट ये रीज़न नहीं है, क्योंकि देखिए अगर जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था उस टाइम सिर्फ 40% लोग ही इंडिया में हिंदी लैंग्वेज बोलते थे। एज अ मदर टंग उनकी हिंदी लैंग्वेज थी अराउंड 40%। तो ये तो नहीं हुआ। बट रीज़न ये था कि हमारा जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे जो लोग थे, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मतलब बहुत हाई प्रपोर्शन में जो लोग थे वो हिंदी लैंग्वेज बोलते थे। और इसी कारण लोगों ने सोचा, जो हमारी कैपिटल है, हमारे लीडर्स ने सोचा कि जो हमारे कैपिटल में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। और ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ ऐसा होता है कि हर एक ऑफिशियल वर्क इसी लैंग्वेज में किया जाता है। बट एक चीज़ सोचिए, श्रीलंका में सिनाला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह, तो श्रीलंकन तमिल्स कितना एलियनेटेड फील कर रहे थे। बट हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश का थोड़ा अलग था। टू सेफगार्ड अदर्स, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वर क्रिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर हिंदी को ये मतलब थोड़ी एडवांटेज मिल गई तो बाकी लैंग्वेजेस का क्या। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को जगह मिली थी, जो 22 लैंग्वेजेस हैं। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन्हें ऐसा क्यों कहा गया, तो देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में रिकॉग्नाइज है इसलिए। बट याद रखिए जो ये 22 लैंग्वेजेस है, जैसे कि बोडो, डोगरी, आसमीज, गुजराती वगैरह, इनमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। ये बात याद रखिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस है और खुद कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया है, जो खुद एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। ये बात याद रखिए। और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की ये एडवांटेज ऐसी है कि जो भी लैंग्वेज शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो यूज़ की जा सकती है फॉर गिविंग सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोजीशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब देखिए अगर मैं यूपीएससी दे रहा हूँ तो मैं इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकता हूँ। ये इसकी एडवांटेज होती है। बट अगर जनरली देखा जाए, इंग्लिश जो है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इंग्लिश तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है भी नहीं। बट फिर भी हम मोस्टली हमारे स्कूल में भी पेपर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही देते हैं। उसके बाद नॉन हिंदी स्टेट्स आर्ग्यूड फॉर इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आया पॉइंट कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे, समझे तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, वो क्या सोचते थे कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए, या फिर इंग्लिश को हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करने देना चाहिए। ऐसा क्यों उन्होंने आर्ग्यू किया, तो इसको ऐसे समझिए, यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल वर्क वॉज नॉट अलाउड आफ्टर 1965। मतलब 1965 में क्या हुआ था, तो एक एक्ट पास हुआ था और उससे क्या हुआ, तो इंग्लिश को ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करने का बैन कर दिया गया था और हिंदी को ही ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करने को बोल दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रोटेस्ट एंड वायलेंट लिख दिया, नहीं, वायलेंस इन तमिलनाडु। तो इसी मतलब हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट में क्या हुआ, तो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया था तमिलनाडु में। मतलब जो तमिलनाडु के लोग थे वो चाहते थे कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए और ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करने दिया जाए। और इसी प्रोटेस्ट में उन्होंने हिंसा का भी साथ दिया था, हिंसा को बढ़ावा दिया था।
हाउएवर इंडियंस वर कॉशियस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया और श्रीलंका में यही फ़र्क था। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया और वो बदला गया। बट श्रीलंका में क्या हुआ था, सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, श्रीलंकन तमिल्स ने आर्ग्यू किया, फिर भी कुछ स्टेप उठाया नहीं गया। मतलब इंडियन लीडर जो थे वो हर एक धर्म को लेके, हर एक रिलीजन को लेके, लैंग्वेज को लेके बहुत कॉशियस थे, बहुत सेंसिटिव थे। दे अलाउड द यूज ऑफ इंग्लिश टू फॉर ऑफिशियल वर्क। मतलब इंग्लिश का अभी उन्होंने क्या किया, फिर यूज़ को परमिट कर दिया, उन्होंने परमिशन दे दी कि आप जो भी स्टेट से आते हैं कि इंग्लिश का यूज़ हो ऑफिशियल वर्क में, उन स्टेट्स को उन्होंने अलाउ कर दिया। एवरी स्टेट अल्सो हैज़ इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। और याद रखिए हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है, जैसे कि महाराष्ट्र की मराठी, यूपी की हिंदी। और ये लैंग्वेजेस ऐसे क्यों होती है, तो याद रखिए सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंट होता है। इन शॉर्ट इट्स इफेक्ट वॉज दैट इट इंश्योर्ड द क्विक एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा कैसे, तो इसे एग्जाम्पल से समझिए। मैं कोई मेरी डॉक्यूमेंट्स मुझे पास करने और मैं किसी बॉडी के पास गया, और अगर मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मैं अगर किसी आदमी के पास गया और वो मेरे से आसामीज़ में बात करेगा, तो मैं मेरा काम थोड़ी ना कर पाऊँगा। उसी तरह तो इस कारण जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि जो म्यूचुअल, हम कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द डेटा वो हो सके। तो यूपी की हिंदी है, महाराष्ट्र की मराठी है, ऐसे ही हर स्टेट की अपनी एक स्टेट लैंग्वेज होती है, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। सो यही था लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।